आज इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तेजी के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से लिखा है कि हमारे माहिरीन हैरान हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि दो मुल्क जो कि अब से कुछ महीने पहले तक दुश्मन कंसीडर किए जाते थे, अब अचानक से इनके दरमियान इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात वो कह रहे हैं कि हमें ये लग रही है इंडियन एक्सपर्ट्स को कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, होना तो ये चाहिए था कि पहले सिविलियन लेवल पर ताल्लुकात बेहतर होते, फिर मिलिट्री लेवल पर ताल्लुकात बेहतर होते, लेकिन उलट हुआ है। वो कह रहे हैं कि पहले दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री सतह पर ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, उसके बाद सिविलियन लेवल पर दोनों के दरमियान जो टाइज हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। India.com ने रिपोर्ट किया है कि the rapid policy shift in Bangladesh has stunned experts who are shocked at how the two countries, once bitter enemies, have rapidly moved closer on several fronts, leading to a deterioration in India-Bangladesh relations. अब इसमें देखें दो तीन चीज़ें हैं। एक ये जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात डाउन हो रहे हैं। इसमें इंडिया खुद अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मेरे ख्याल से आज के दौर में ये जो जदीद दौर चल रहा है, इसमें कोल्ड वॉर एरा वाली जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मेरे ख्याल से काम नहीं आएगी। इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो हैं इस तरह के माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते साउथ एशिया के अंदर। अगर आप पहले से ही ये अज्यूम कर लें कि कहीं पे अगर पाकिस्तान के टाइज अच्छे हैं तो वो मुल्क हमारा फ्रेंड ही नहीं बन सकता, तो आप अपने ऑप्शंस लिमिट करते जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात जो इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, इसमें वो कहते हैं कि नोटेबली द फर्स्ट हाई लेवल विजिट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टुक प्लेस एट द मिलिट्री लेवल, not been political figures, a development which has surprised many analysts who say that the Bangladesh army has essentially bowed down and surrendered before Pakistan. अब ये मेरे ख्याल से बहुत ही एतराज़ वाली बात उन्होंने लिखी है। इसका कोई सर पैर नहीं है। अगर दो मुल्कों की मिलिट्रीज आपस में ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो इसमें सरेंडर या बो डाउन करने वाली क्या बात है भाई। अगर इजराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात मिलिटरली अच्छे हैं तो हम क्या कहें कि इजराइल के सामने सरेंडर कर दिया इंडिया ने, या रशिया के साथ, सबसे बड़ा वेपन्स का सप्लायर रशिया है इंडिया का, तो क्या कहें इसको कि रशिया के सामने इंडिया ने सरेंडर कर दिया। ऐसा नहीं होता ना। डिफेंस के टाइज जो होते हैं वो हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट को नज़र में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं। जैसे ट्रेड के ताल्लुकात में गिव एंड टेक होता है, वैसे डिफेंस के ताल्लुकात में भी गिव एंड टेक होता है। अब वो जो गिव एंड टेक है वो कई तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मॉनिटरी लेवल की हो, वो स्ट्रेटेजिक लेवल की भी हो सकती है। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान को मॉनिटरी फ़ायदा भी दे सकता है। वेपन्स जब परचेज कर रहा होगा तो डिफेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान की बढ़ेगी, एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा स्ट्रेटेजिक लेवल के फ़ायदे दोनों मुल्कों को हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ म्यूचुअल बेनिफिट है। तो मुझे सरेंडर का वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो समझ में नहीं आया। इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन मीडिया जो है, उनको याद दिलाया जाए कि सरेंडर किसे कहते हैं। सरेंडर उस चीज़ को कहते हैं जो कि शेख हसीना साहिबा ने अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश में किया हुआ था, वो सरेंडर होता है। इतनी खुल्लम खुल्ला इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कि सारी दुनिया उस पर बात करती थी। सरेंडर असल में वो था कि जब आप ये कहें कि बस हम कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीतना चाहिए तो सामने कोई दूसरी पार्टी ना हो इलेक्शन के अंदर, ये सरेंडर होता है बेसिकली। मैं आपको ज़रा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का थोड़ा पुराना एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, गुज़िश्ता साल का है, लेकिन ये उस वक्त का है जब शेख हसीना भी पावर में मौजूद थी। इन्होंने सरेंडर की बात की है ना इंडियन मीडिया ने, तो ज़रा इनको दिखाते हैं कि इनकी क्या खुद की हरकतें रही हैं, इंडिया की क्या हरकतें रही हैं, ये दिखाना ज़रूरी है। फिर आप खुद डिसाइड करिए कि सरेंडर किसको कहते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि आर इंडियाज स्पाई एजेंसी एंड फॉरेन इंटरफेरेंस बिकमिंग ब्राजन अंडर मोदी। ये इतनी ज़्यादा खुल्लम खुल्ला इंटरफेरेंस कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में कि मतलब एक अजीब सा ही नरेंद्र मोदी ने माहौल बना के रखा हुआ है रीजन के अंदर। इंडियाज इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हैव लेड टू एक्यूजेशंस अगेंस्ट द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाय कंट्रीज सच एज UK, Pakistan and Canada. New Delhi has a long history of relying on the spy agency to guide
its foreign policy decisions such as the 1971 war in बांग्लादेश। और इसमें नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या तब्दीली आई है, किस तरह से रॉ जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कलीदी एलिमेंट बन गया है, सेंट्रल एलिमेंट बन गया है। इस हवाले से कहते हैं एनालिस्ट से Modi's 10-year tenure has significantly enhanced India's intelligence gathering capabilities abroad. After the RAW, the country's premier spy agency was given increased resources and operational latitude. नरेंद्र मोदी के दौर में रॉ के हाथ खोल दिए गए, मनमानी करो, जहां चाहे जो मर्जी करो। In the last decade, Modi and NSA Ajit Doval duo have improved funding and operational scope for the RAW. This has certainly led to an increased role for the agency from the previous UPA United Progressive Alliance regime. और उसके बाद फिर आप देख लें, इसी चीज़ की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने कहा कि 2020 में नेपाल ने कहा कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। नेपाल ब्लेम्ड रॉ इन 2020 फॉर मैडलिंग इन कंट्रीज इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान, इंडियाज आर्च राइवल, frequently alleges that Indian operatives engaging in activities to destabilize the country. और उसके बाद आप देखिए श्रीलंका's then president Maithripala Sirisena accused Raw in 2018 of plotting an assassination against him, leading to a bitter political feud between the two countries. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में ये गड़बड़ कर रहे हैं, नेपाली कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में गड़बड़ कर रहे हैं, बांग्लादेशी तो कहते कहते थक गए कि हमारा इलेक्शन भी चोरी करके ले जाते हैं, ये हमारे इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ये मैनिपुलेट करते हैं। इंडिया आउट कैंपेन्स चल गई, बहुत बड़ी लेवल पर चली वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। श्रीलंकन्स कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो कह रहा है मुझे तो इंडिया ने कत्ल करने की कोशिश की। मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल गई, मोहम्मद मुईज साहब की पार्टी इसी नारे पे जीत के, उनका भी यही इल्ज़ाम हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे होते हैं। तो आप किसको सरेंडर बोल रहे हैं फिर? ये तो आप कोशिश कर रहे हैं सारे रीजन के मुल्कों को सरेंडर कराने के लिए बेसिकली, कि हम जो बोलते हैं वो करिए आप, वरना फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए ना, सरेंडर तो इसको कहते हैं। बेसिकली आपने कोशिशें की हैं, इंडिया ने कोशिशें की हैं रीजन के तमाम मुल्कों को सरेंडर कराने के हवाले से, कि हमें अपना माई बाप मान लो और जैसा हम बोलते हैं वैसा करिए। अब ये जो बाकी के तमाम मुल्क हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इन्हीं फाशिस्ट पॉलिसीज, इसी फाशिस्ट रवैये के खिलाफ असल में रेजिस्टेंस कर रहे हैं और अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से नए नए अलाइंसेस रीजन के अंदर बन रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी को महफूज बनाने के लिए ये अलाइंसेस बन रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी अलाइंस इसी हवाले से हो रहा है। दोनों मुल्क समझते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो समझ चुके हैं, इतने अरसे तक कोशिशें कर चुके हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो सकता ये। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एलाइज नहीं है रीजन के अंदर, आप इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को नहीं रोक सकते। और इसीलिए ये जो रिसेंट विजिट हुई बांग्लादेश के टॉप के मिलिट्री डेलीगेशन की पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए वो जो रीड आउट आया था ना बाद में मीटिंग्स के बाद, उसमें इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करेंगे। किसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है? आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है वहां पे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा ना, पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मीज मीट से आउटसाइडर्स कांट हार्म ब्रदरली टाइज इन अ रेयर हाई लेवल मीटिंग इन रावलपिंडी। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मिलिट्रीज स्ट्रेस्ड दैट देयर इंड्यूरिंग पार्टनरशिप मस्ट रिमेन रिजिलियंट अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब बात आपको समझ में आ रही, डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ना कि कहाँ पे इशारा हो रहा है, किसकी तरफ वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करेंगे। कौन कर रहा होता है? यही हजरात हैं सेम जिनके बारे में मैंने शुरू में बात की। यही असल में असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिफरेंट मुल्कों के अंदरूनी मामलात में असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये अलाइंसेस ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश का अलाइंस होना ज़रूरी है, चाइना के साथ भी स्ट्रॉन्ग अलाइंस होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास वो टूल्स नहीं होंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करने के लिए, तब तक आप नहीं कर सकते। अगर आप बायलैटरल लेवल पर देखें, जस्ट बांग्लादेश और इंडिया के बायलैटरल मामला, तो इंडिया को लेवरेज ज़्यादा हासिल है। इसको ऑफसेट करने के लिए इट इज़ एसेंशियल फॉर बांग्लादेश टू हैव डिफरेंट पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होना मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में, ये उनके लिए ज़रूरी है। ये सरेंडर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है बेसिकली टू फॉर्म सच अलाइंसेस। देखिए ना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ये थोड़ी कहा है इंडिया की तरह
फला पार्टी को जितवा के पावर में लाइए क्योंकि ये हमें पसंद है। इंडिया ऐसा करता रहा है, 15 साल तक करता रहा। शेख हसीना को पावर में ज़बरदस्ती रखा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ये थोड़ी कहा है कि इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाई है। इंडिया कहता रहा है, डिक्टेट करता रहा है, अभी तक कर रहा है, पाकिस्तान के साथ टाइज मत बनाओ, फला मुल्क के साथ टाइज मत बनाओ, चाइना के साथ अपने टाइज डीप मत करें, टर्की के साथ मत करें। डिक्टेशन। अगर बांग्लादेश इंडिया की ये बातें मान लेता है तो सरेंडर वो है, असल में ये सरेंडर नहीं है। ये इक्वल लेवल पर आपको इक्वलिटी की बुनियाद पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान।